हेलो, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। बहुत जल्दी जल्दी। कल देखिए हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देखा था। ग्लाइकोलाइसिस में देखा इसका एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है। अब इसके बाद के प्रोसेस को हमें डिस्कस करना है। ओके, अब ये देखा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में हमने ये देखा था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में हुआ था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज कितना था? 1 मोल। पायरुविक एसिड के 2 मोल यहाँ पर बने थे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान। ये चीज़, ये सारी प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हुई थी और कहाँ पे पाया गया था? ये साइटोप्लाज्म। ये अब हमें आगे की प्रोसेस को देखना है। आगे के प्रोसेस में हम क्या देखेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड, या पायरुविक एसिड का जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो इससे एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये चीज़ अब हमको ये देखना है, पढ़ना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, या आप इसको क्या कह सकते हैं, या ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। इसी को डिस्कस करना है। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि हमने ग्लूकोज के 1 मोल को लिया था। बहुत सावधानी पूर्वक आपको याद रखना होगा, यही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनेगा। और जब 1 मोल ग्लूकोज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ या ब्रेकडाउन हुआ साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो हम ये देख रहे हैं पायरुविक एसिड के 2 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर अब पायरुविक एसिड के दोनों मोल ब्रेक होंगे, 1 मोल नहीं, दोनों मोल का यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा। अब ये देखना है कि आगे की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी। तो हम ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड या फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए के अंतर्गत डिस्कस करने चल रहे हैं। ये देखिए, अपने समझने के लिए यहाँ पे ये क्या है? एक सेल है, ठीक है। फिर इस सेल में आपने ये देखा, इसको देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को आप देखें। ये फिर ये क्या है? ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेकडाउन आपने किया, पायरुविक एसिड, और इस पायरुविक एसिड का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है। इससे क्या बन रहा है? एसिटिल को
कोएंजाइम ए, और ये क्या है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये कहलाएगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है और एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्रेब्स साइकिल शुरू होगी, इसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ ज़रा देखिए कि पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD आयन, अब यहाँ पर फैक्टर के रूप में देखिए क्या क्या है। ये देखिए पायरुविक एसिड, कोएंजाइम ए, NAD, पायरुविक एसिड, कोएंजाइम ए, ये फैक्टर है, कोफैक्टर, NAD, मैग्नीशियम आयन, TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट इसको कहा जाता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट, और लिपोइक एसिड। ये 5 कोफैक्टर्स हैं। ये जो 5 कोफैक्टर्स हैं, इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा। तो ये फैक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर इसके बाद आप ये देखें कि पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस CO2 प्लस क्या हो जा रहा है, NADH, ये देखिए NADH। ये अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो एसिटिल कोएंजाइम ये है 2 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। यहाँ पे आप इस रिएक्शन, पूरे रिएक्शन में आप देख लीजिए, पायरुविक एसिड से 1 कार्बन यहाँ पर बाहर निकल रहा है। जब 1 कार्बन बाहर निकल रहा होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डीकार्बोक्जिलेशन कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर, या हम इसको कहेंगे डिहाइड्रोजिनेज प्रक्रिया है, डीकार्बोक्जिलेशन या डिहाइड्रोजिनेज। अब आप समझिए कि इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या देगा, एंजाइम का नाम देगा। इसलिए आप एंजाइम का नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर एंजाइम क्या हो जाएगा, जो एंजाइम होगा इस स्थान पर, यहीं पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, एंजाइम होगा पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये देखिए डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है। या हम क्या कहेंगे, याद रखिएगा, पायरुविक या पायरुवेट कार्बोक्जिलेज, कोई भी नाम दिया रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट पायरुविक एसिड था, इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। और इसके ब्रेकडाउन के दौरान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ये मिल रहा है। और ये जो प्रक्रिया होती है यह डीकार्बोक्जिलेशन के तहत होता है। और इसमें आप ये देख रहे हैं, समझिए इस बात को देखिए कि एक पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हुआ, एक पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हुआ तो कितने NADH बना, 1। कितने पायरुविक एसिड यहाँ पर बने थे, 2 पायरुविक एसिड। तो यहाँ दूसरा पायरुविक एसिड भी यही प्रक्रिया होगी उसमें, तो यहाँ पर दूसरा NADH बनेगा। इसका मतलब ग्लूकोज के 1 मोल से 2 पायरुविक एसिड बनता है। और पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन से, यहाँ पर विखंडन से, यहाँ पर आप देखेंगे 2 मोल ऑफ NADH बनेगा।
तो 2 मोल NaDH के बन रहे हैं भैया, और आपको मालूम है, याद रखिएगा, और आपको मालूम है, मत छूइए अब आपको मालूम है कि एक NaDH में 3 ATP पाया जाता है। एक NaDH में 3 ATP होता है। कैसे ये आएगा ये मैं आपको आगे मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। बस केवल ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर बातों को जोर दे करके मैं बता रहा हूँ उस बात को बहुत ध्यान से आप देखिए, ठीक है। आगे तो ये कहाँ पे हुआ, तो इस प्रोसेस में आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ द पार्विक एसिड या फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम कहाँ पे हो रहा है, टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आगे बढ़ें, ये चीज़ हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि जब हमको एसिटिल कोएंजाइम ये प्राप्त हो गया, अब आगे एसिटिल कोएंजाइम ए जब तक नहीं बनेगा तब तक यहाँ पर क्रेब्स साइकिल का प्रारंभ नहीं होगा। तो क्रेब्स साइकिल को प्रारंभ करने के लिए एसिटिल कोएंजाइम की सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। तो क्या कर रहा है एसिटिल कोएंजाइम में, अब आप जरा यहीं पे देखिए, एक प्रश्न और बन गया। एसिटिल कोएंजाइम में कर क्या रहा है, कर ये रहा है कि क्रेब्स साइकिल को यहाँ पर प्रारंभ कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, शुरू कर रहा है। इसीलिए हम एसिटिल कोएंजाइम ए को क्या कहेंगे, इनिशिएटर ऑफ द क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल को प्रारंभ करने वाला है ये। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे हम देखें, आगे डिस्कस करें क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, क्रेब्स साइकिल का भैया दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल का तीसरा नाम है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, अब हमें क्रेब्स साइकिल को बनाना है और क्रेब्स साइकिल को देखना है। तो आप यहाँ पर ज़रा देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम पायरुविक एसिड ले लें। ये देखिए फिगर, लिखावट आपको क्लियर हो रही होगी। पायरुविक एसिड, ज़रा ध्यान दीजिए, रिएक्शन मैंने बना दिया था, पहले ही बना दिया था। अब पायरुविक एसिड का ये ज़रा देखिए यार, ये यहाँ पे पायरुविक एसिड में ये NaD आयन, यहाँ पे क्या है, NaDH है। यहाँ पर आप और ज़रा देख लीजिए क्या मिल रहा है, कोएंजाइम ए मिल रहा है, और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम आयन को मैं दिखा दे रहा हूँ, और चारों कोफैक्टर, तीनों कोफैक्टर को मैं नहीं शो कर रहा हूँ, वहाँ पर शो किया गया है। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, एंजाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा,
आपको पता है यहाँ पे एंजाइम क्या होगा, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या पायरुविक एसिड डीकार्बोजिलेज। ओके, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम चूँकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, हर जगह मैं मेंशन नहीं करूँगा। आगे अब ज़रा देखिए हमें क्या मिला, एस्टिल कोएंजाइम ए, ये मिल गया। एस्टिल कोएंजाइम ए हमें प्राप्त हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। जब इस ऑक्जेलोएस्टिक एसिड को प्राप्त हो गया एस्टिल कोएंजाइम ए, तो अब आगे यहाँ पर किसकी सिंथेसिस होगी, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसको हम साइट्रिक एसिड कहेंगे। तो यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है, एंजाइम क्या हो जाएगा, साइट्रिक एसिड सिंथेटेज। यहाँ पर साइट्रिक एसिड सिंथेटेज हो जाएगा। अब आप जरा देखिए इस क्रेब्स साइकिल में ध्यान देते जाइएगा, इस क्रेब्स साइकिल में एस्टिल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ये 4 कार्बन कंपाउंड और एस्टिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर एक 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम साइट्रिक एसिड कहते हैं। चूँकि क्रेब्स साइकिल का ये फर्स्ट प्रोडक्ट है इसलिए इसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एक नाम आपको पता हो गया। आगे हम जरा देखें कि साइट्रिक एसिड से हम पाएंगे क्या प्राप्त होगा, सिस एकोनिटिक एसिड, ये एकोनिटेज एंजाइम यहाँ पर होगा। अब यहाँ एंजाइम वगैरह मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप याद करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। जहाँ ज़रूरी होगा उस एंजाइम को मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आइसोसाइट्रेट या आइसोसाइट्रिक एसिड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा आइसोसाइट्रिक एसिड से यहाँ पे क्या होगा, अल्फा सक्सेनिक कीटोसक्सिनिक एसिड, ये देखिए। और यहाँ पर आप ये देखेंगे ये अल्फ़ा कीटोसक्सिनिक एसिड हो गया। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि NAD यहाँ एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा। इस हाइड्रोजन को रिसीव करने वाला कौन होगा, NADH। ये देखते चलिए इसको ध्यान से, अभी सारी बातें आपको और क्लियर होंगी। अल्फ़ा कीटोसक्सिनिक एसिड, अब ये क्या करेगा, ये अल्फ़ा या यहाँ पे केवल सक्सिनिक एसिड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा कीटो एक मिनट, यहाँ पे आइसोसाइट्रेट अल्फ़ा कीटोसक्सिनिक एसिड और यहाँ पर हो जाएगा ग्लूटारिक एसिड। यहाँ पे जरा देखिए, फिर यहाँ पे आप ये देखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई। फिर आप यहाँ पे देखिए आगे, अभी केवल आप इसी को देखते चलिएगा। यहाँ पर देखिए कोएंजाइम ए इधर से, यहाँ पर कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है, ठीक।
यहाँ पे ऐड हुआ और फिर आप ये देख रहे हैं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो ये इसमें कार्बन की संख्या कितनी थी 6, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो अब यहाँ पर कितने कार्बन बचे 5 कार्बन कंपाउंड हो गया ये। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड है, फिर यहाँ से 1 कार्बन निकल गया। अब यहाँ पे क्या बना सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। फिर यहाँ पे देखिए कोएंजाइम ए यहाँ से आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप ये देखेंगे जीडी जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे आप ज़रा देख लीजिए, आगे हम बढ़ें, यहाँ पे सक्सनिक एसिड बन गया, सक्सनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और सक्सनिक एसिड से आप देखेंगे बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड, ये बन गया फ्यूमेरिक एसिड। और यहाँ पर एक एंजाइम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। यहाँ पर हाइड्रोजन ग्राही के रूप में FADH बनाया। फिर यहाँ पे आप ज़रा देखिए, यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड से क्या बन गया मैलिक एसिड बन गया और मैलिक एसिड से क्या बन गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया। और यहाँ पर NAD आयन हाइड्रोजन ग्राही के रूप में NADH की सिंथेसिस, यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। इसको आप जल्दी से बनाइए, इसको जल्दी से बनाइए तो फिर इसको हम मेंशन करते हैं। पाँच मिनट में ये सब चीज़ें आप नोट्स ज़रूर लेकर के बैठेंगे और लिखते साथ साथ चलेंगे। जहाँ पर कुछ चीज़ें छूट रही है उसको दोबारा आप वीडियो देखिए और फिर से उसको नोट करिए। कई बार ऐसे करिए, जहाँ जहाँ पे एंजाइम नहीं लिखा गया है वो आप बहुत परेशान ना होइए, जहाँ पे एंजाइम लिखा गया है अब आप सोचिए ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ से यहाँ की प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डीकार्बोक्जिलेज, यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा डीकार्बोक्जिलेज। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि केवल कॉन्सेप्ट बना करके ये देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो सकता है, विचार कर सकते हैं। आप इससे अनुमान लगा लेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए जल्दी मेंशन करिए। चलिए देखिए यहाँ पे पायरुविक एसिड एक मालिक्यूल को हम ले रहे हैं, पायरुविक एसिड का एक मालिक्यूल, ये ब्रेक डाउन हुआ एसिटिल को एंजाइम ए में। एसिटिल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है,
और यहाँ पर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, ये आपस में अब क्रिया किए तो बना लिए फर्स्ट प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड, और फर्स्ट प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड से फिर यहाँ पर एकोनिटिक एसिड बना। ये सब 6 कार्बन कंपाउंड हैं। फिर आइसोसाइट्रेट बना या आइसोसाइट्रिक एसिड बना, फिर जा कर के यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्जेलोसक्सेनिक, एक मिनट यहाँ पे देखिए, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ये ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये आप इस बात को मेंशन करिए, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या 6, यहाँ पे कार्बन 6 और यहाँ तक कार्बन की संख्या 6, फिर यहाँ पर 5 कार्बन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और यहाँ पर जो NAD हाइड्रोजन ग्राही के रूप में है वो कन्वर्ट हो गया NADH में। फिर यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, सक्सेनिल कोएंजाइम A, कार्बन की संख्या 4 है। तो आप ये देखेंगे यहाँ 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड अभी मैंने आपको बताया था 4 कार्बन कंपाउंड है ये। इस प्रकार से आप ये देखेंगे पूरे क्रेब्स साइकिल में 3 प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, 6 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड और 4 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है ट्राई, टी का मतलब ट्राई, सी का मतलब कार्बोक्सिलिक और ए का मतलब एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसीलिए इस बात को कहा जाता है ट्राई एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। ओके, अब हमें देखना है इसमें, आप ये देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ निकल रही है, यहाँ यहाँ, और कहाँ निकल रही है, ये यहाँ। देखते चलिएगा ठीक है। जब हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ही देख रहे हैं। जब पायरुविक एसिड के 1 मोल का ऑक्सीडेशन होता है तो पायरुविक एसिड के 1 मोल के ऑक्सीडेशन से हम देख रहे हैं 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल निकल रहे हैं। तो आप सोचिए हम रिएक्शन में क्या लिखते हैं, यहाँ पर C6H12O6 6O2, तो यहाँ लिखते हैं 6CO2 ना। तो ग्लूकोज के 1 मोल से 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे अभी तक हमने कितना देखा, 3। क्यों, पायरुविक एसिड का 1 मोल। तो इसी तरह से दूसरा पायरुविक एसिड होगा, उससे भी 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे। इस प्रकार से कुल 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो आप ये सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो पायरुविक एसिड है 2 मोल है, एक पायरुविक एसिड ये है, एक क्रेब्स साइकिल ये चला, तो दूसरा पायरुविक एसिड होगा, ये दूसरा क्रेब्स साइकिल चलाएगा। इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या क्वेश्चन किया जा सकता है कि ग्लूकोज के 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीडेशन के लिए कितने क्रेब्स साइकिल की जरूरत होगी, तो आंसर होगा 2 क्रेब्स साइकिल की जरूरत होगी। ठीक है। अब जरा देखिए आगे, आप सोचिए यहाँ पे कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर हम एटीपी देखें, यह है एटीपी। अब देखिए आपको पता है कि एक NADH में कितने एटीपी, 3। दूसरा NADH है, यहाँ कितना, 3 एटीपी। और FADH में कितने एटीपी होते हैं, 2। और यहाँ पर कितना एटीपी है, 3। क्रेब्स साइकिल यही है भैया।
क्रेब्स साइकिल बस इतनी सी है, ये देखिए ये क्रेब्स साइकिल है और एक एटीपी डायरेक्ट यहाँ पे बन रही है। ये एक एटीपी जीटीपी के रूप में एक एटीपी का डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है। अब आप सोच लो, डायरेक्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, ये NADH, ये FADH, ये NADH और ये NADH, ये तब एटीपी बनाएंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाएंगे, तब जा कर के ये एटीपी बनाएंगे। डायरेक्ट एटीपी नहीं बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एटीपी बन रहा है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक क्रेब्स साइकिल में, एक क्रेब्स साइकिल की बात मैं कर रहा हूँ, एक क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल पर केवल एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कहा जाए ग्लूकोज के एक मोल से ग्लूकोज के एक मोल से क्रेब्स साइकिल के दौरान कुल कितने एटीपी का फॉर्मेशन सबस्ट्रेट लेवल पर होगा, तो 2 एटीपी हो जाएगा, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर डेवलप हो गया है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम जरा देखें कि एक क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। 3, 6, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12 एटीपी। क्रेब्स साइकिल के दौरान कुल कितने एटीपी का फॉर्मेशन, 12 एटीपी। सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, क्रेब्स साइकिल में बोल रहा हूं। पायरुविक एसिड के 1 मोल के ऑक्सीडेशन से क्रेब्स साइकिल के दौरान 12 एटीपी का फॉर्मेशन। अगर आपसे यही कह दे ये क्रेब्स साइकिल कहां पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाई जा रही है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाई जा रही है। अगर आपसे कह दे कि पायरुविक एसिड के, ध्यान दीजिएगा, पायरुविक एसिड के 1 मोल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर कितने एटीपी बनेंगे, तब हम इसको भी जोड़ लेंगे। क्योंकि यहां से पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए जो बन रहा है, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए जो बन रहा है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, तो हम इस स्टेप को भी जोड़ लेंगे। तो अब कितना हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल के दौरान 12 बना और यहां से कितना बन जाएगा, 12, 3, 15 बन जाएगा। तो एक पायरुविक एसिड से 15 एटीपी बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। दूसरे पायरुविक एसिड से फिर क्या हो जाएगा, 15 एटीपी बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 30 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा ग्लूकोज के 1 मोल से, ग्लूकोज के 1 मोल से। ग्लूकोज के 1 मोल से क्रेब्स साइकिल के दौरान कुल कितनी एटीपी, 24। ग्लूकोज के 1 मोल से क्रेब्स साइकिल के दौरान सबस्ट्रेट लेवल पर कुल कितनी एटीपी, 2। अब जरा देखिए आप, ये कब होगा, इससे एटीपी कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, ईटीएस चलेगा, एक ईटीएस चलेगा, दूसरा ईटीएस चलेगा, तीसरा ईटीएस चलेगा, चौथा ईटीएस चल रहा है, 4 ईटीएस चल रहे हैं, 4 ईटीएस क्रेब्स साइकिल में चल रहे हैं, एक ईटीएस यहां हो गया, 5 ईटीएस हो गया। सोचिए आप ऐसे निकाल लेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ग्लूकोज के, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज के 1 मोल से, ग्लूकोज के 1 मोल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी,
तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। अब आप सोचिए ग्लूकोज के 1 मोल से हमें यहाँ कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 मिल गया। 5, एक पायरुविक एसिड से 5, दूसरे पायरुविक एसिड से 5, 5 5 कितना हो गया, 10 ATS हो गया। ओके, और हमें जरा देखिए 10 ATS हुआ। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने ग्लाइकोलाइसिस को देखा था तो ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या बना, फ्रक्टोज बना, फ्रक्टोज से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना था। यहाँ भी तो ND से NADH बना था, ये भी तो 1 चलाएगा, और जब 2 मोल रहेंगे तो 2 चलाएगा, तो 2 मोल यहाँ पर भी तो चलेगा। तो 10 2 12 ETS हुआ। ऐसे आप ETS निकाल लेंगे। ग्लूकोज के 1 मोल को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको 12 ETS चलाना होगा। ये सारी चीजें इसी से क्लियर हो रही है, और ये सब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो आप ये देखिए, फिर से मैं बातें दोहरा रहा हूं कि ग्लूकोज के 1 मोल से 2 पायरुविक एसिड बनेगा, 2 पायरुविक एसिड 2 क्रेब्स साइकिल चलाएंगे, अर्थात एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 2 क्रेब्स साइकिल की ज़रूरत होती है, 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। ATP सब निकल आएगा, अपने आप निकल आएगा। अब आप सोचिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 12 हो गया, 12 ATP, 12 दूना 24, 24 6 30 तो यहाँ आपने निकाल लिया था, निकाला। और यहाँ पर कितना निकाल रहे हैं, 2 NADH, 2 NADH से कितने ATP, 30 6 कितना हो गया, 36 ATP हुआ। फिर इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी तो आपको ATP मिले थे, बोलिए कितना, 4 ATP, कितना हो गया, 36 4 40 ATP, 40 ATP हुआ भाई। तो कुल ग्लूकोज के 1 मोल से कुल कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, 40 ATP का। और लास्ट कितना होता है, शुरू में आपने 2 मोल यूज किया था तो माइनस क्या कर देंगे, 2 मोल, बचा कितना, 38 ATP। तो हमने क्या लिखा था रिएक्शन में, 38 ATP। कैसे निकला 38 ATP, कोई आपको दिक्कत है तो आपको दम सही ढंग से एक सीक्वेंस से चलना होगा। फिर इस चीज़ को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब रटने का काम नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे इतना बनता है, कहाँ पे इतना बनता है, कहाँ कैसे निकलता है, इस समय सब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट बनाइए। देखिए, पायरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम ए का विखंडन हो गया, एक पायरुविक एसिड का हम चल रहे हैं, यहाँ पर NADH की 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये विभिन्न प्रोडक्ट बना रहे हैं, आइसोसाइट्रेट और ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड है। ऑक्सैलोसक्सेनिक और साइट्रेट के बीच में एक NADH का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेप को आपको याद रखना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सेनिल को एंजाइम ए बन रहा है। यहाँ पर भी एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर सक्सेनिल को एंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड बन रहा है। यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल पर एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्राही होता है या फिर D होता है, या फिर DH का
फॉर्मेशन होता है, इसमें 2 ATP होती है, इसलिए यहाँ पर 2 ATP को दिखाया गया है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल पाया जाता है। तो क्रेब्स साइकिल के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। ध्यान देने की बात है, सभी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। केवल एक एंजाइम ये है, ये मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, ये मैट्रिक्स में नहीं पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन पर माइटोकॉन्ड्रिया पे पाया जाता है। इसलिए इसको हम मार्कर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कौन है माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ठीक, फिर हम आगे बढ़े, फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन, मैलिक एसिड से फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर NADH का फॉर्मेशन हुआ, और इस NADH में 3 ATP होती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक क्रेब्स साइकिल के दौरान 12 ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हम पायरुविक एसिड से देखेंगे कुल 15 ATP का फॉर्मेशन होता है। 12 यहाँ पे, 3 यहाँ पे हमको मिल गया। सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड के 1 मोल से 15 ATP बन गई। अब आगे देखिए, दूसरे मोल से 15 और बनेगी, कुल 30 ATP बन गई। एक क्रेब्स साइकिल, यहाँ पे एक पायरुविक एसिड कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाएगा, चाहे यहाँ अब देखिए अलग एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक पायरुविक एसिड कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पांचवा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाएगा। दूसरा पायरुविक एसिड 5 और चलाएगा तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। और फिर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमको कहाँ से मिलेगा, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है उससे, मतलब ग्लाइकोलाइसिस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुल 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे भैया, तो कभी भी इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे गलत नहीं होगा। बड़े ध्यान से इसको देखिए, और जहाँ भी कोई कमी रहेगी आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम फिर डिस्कस कर देंगे। जो समझने में कमी हुई होगी उसको फिर डिस्कस हो जाएगा, लेकिन अच्छे ढंग से आपको समझना होगा। अब आगे हम जा करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे। आखिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्ट बन रहे हैं ना। ये तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करेंगे तब ATP बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन किसका है हाइड्रोजन चूंकि क्रेब्स साइकिल का है इसलिए ATP इसका माना जाएगा। हाइड्रोजन अगर ग्लाइकोलाइसिस का होगा तो ATP उसका माना जाएगा। मैंने आपको कल बताया था, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं और दोनों हाइड्रोजन को रिसीव कौन करता है, NAD करता है, इसलिए यहाँ पर 2 NADH बनता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाएगा तो 6 ATP का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से 6 एक्स्ट्रा ATP बनती है। कब बनती है, जब ऑक्सीजन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी रिएक्शन हो रही है, एरोबिक रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना होगा। सारी चीज़ें एरोबिक है, मैट्रिक्स में है। चलिए आगे, डिस्कवरी तो आप जानते ही हैं, किसने किया था, क्रेब्स के नाम पर डिस्कवरी। डिस्कवरर जो है उन्हीं के हैंस क्रेब हैं, इनका नाम है। इन्होंने पिजन के मसल्स में इसकी डिस्कवरी किया था, इसलिए इसको याद रखिएगा कि इसमें किया गया था, पिजन मसल्स में। ठीक, बाकी सारी बातें आपको डिस्कस कर दी गई। क्यों साइट्रिक एसिड कहा जाएगा, क्यों TCA कहा जाएगा, और
क्यों क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। ये सब क्लियर हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको विधिवत आप बना लेंगे, सारी चीज़ों को आप लिख लेंगे, पॉइंट वाइज लिख लेंगे। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप अपने आप लिखिएगा। एक ग्लूकोज से कितने क्रेब्स साइकिल, फिर एक पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से, पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी, एक क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपी, ठीक है, और सबस्ट्रेट लेवल पर कितने एटीपी, एक मोल पायरुविक एसिड से कितने एटीएस, ये कितने एटीएस, ये सब चीज़ें आप अपने आप नोट करेंगे, खोजेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा क्रेब्स साइकिल। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे ETS। तो आज का काम बस इसी पे समाप्त। कल हम डिस्कस करेंगे ETS।